कालीन कवियों को तीन श्रेणियों में विभक्त करने का कार्य किसने किया है? यानी रीतिकालीन कवियों को तीन श्रेणियों में विभक्त करने का कार्य किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। मित्रों, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो रीतिकाल के जो कवि हैं उनको तीन वर्गों में विभक्त किया है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद द्वारा रीतिकालीन कवियों की तीन श्रेणियां कौन सी है? यानी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा रीतिकालीन कवियों की जो तीन श्रेणियां बनाई गई तो वो तीन श्रेणियां कौन सी है? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। यानी उन्होंने रीतिकालीन कवियों की तीन श्रेणियां बनाई, जिसमें एक तो रीतिबद्ध कवि, दूसरे रीति सिद्ध कवि और तीसरे हैं रीति मुक्त कवि। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। डॉक्टर बच्चन सिंह ने रीतिकालीन कवियों को या रीतिकाल को कितने भागों में विभक्त किया है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने रीतिकाल को कितने भागों में विभक्त किया है? तो इसका सही उत्तर होगा दो भागों में। और मित्रों, ये दो भाग कौन कौन से हैं? तो एक तो बद्ध रीति और एक तो मुक्त रीति। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के वे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा का पालन नहीं किया, अर्थात लक्षण ग्रंथों की परंपरा से पूर्णतः मुक्त रहे, उन्हें कहा जाता है। यानी रीतिकाल के वे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखने की जो परंपरा थी उसका पालन नहीं किया, वरन लक्षण ग्रंथों की परंपरा से वे पूर्णतः मुक्त रहे, उन कवियों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रीति मुक्त कवि। यानी जो लक्षण ग्रंथ लिखने वाले जो कवि थे उनको आचार्य कवि कहे गए, और जो लक्षण ग्रंथ लिखने वाले आचार्य कवि थे वे रीतिबद्ध कवि कहलाए। लेकिन जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा का पालन किया ही नहीं, वे कवि रीति मुक्त कवि कहलाते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। रीति मुक्त काव्य धारा को और किस नाम से जाना जाता है? रीति मुक्त काव्य धारा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वच्छंद काव्य धारा। अगला प्रश्न, प्रमुख रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं? प्रमुख रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, मित्रों याद रखिएगा कि जो रीति मुक्त कवि हैं इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है। तो आप जो भी रीति मुक्त कवि है उनके नाम अच्छे से याद रखिएगा। पहले कवि की बात करें तो घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। यानी ये जो पांच कवि है ये रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद और द्विजदेव। अगला प्रश्न, रीति मुक्त कवि कविता को धन या यश कमाने का साधन मात्र नहीं मानते अपितु कविता को मानते हैं। यानी रीति मुक्त जो कवि है वो कविता को धन कमाने या यश प्राप्त करने का साधन नहीं मानते, बल्कि वे कविता को क्या मानते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा साध्य। अगला प्रश्न, किसके अनुसार कविता के निर्माण की नहीं, कविता के द्वारा व्यक्तित्व निर्माण कही है? यानी किसके अनुसार कविता को कविता के निर्माण की नहीं बल्कि कविताओं के द्वारा व्यक्तित्व निर्माण कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा घनानंद। यानी घनानंद का मानना है कि जो कविता है उसका निर्माण नहीं होना चाहिए, यानी कविताओं के द्वारा हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए। ये किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा घनानंद ने। और मित्रों, इससे संबंधित घनानंद की प्रसिद्ध पंक्ति है कि लोग है लागी कविता बनावत, कि लोग है लागी कविता बनावत, मोही तो मेरे कविता बनावत। यानी घनानंद ने कहा है कि लोग कविता बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, जबकि मैं तो अपनी कविता, यानी मैं तो मेरा जो व्यक्तित्व है, मेरा जो
वजूद है उसकी कविता बना रहा हूँ। अगला प्रश्न, रीति मुक्त कवियों का प्रेम वासना जन्य व क्रीड़ा परक न होकर कैसा है? यानी रीति मुक्त कवियों का जो प्रेम है वह वासना जन्य एवं क्रीड़ा परक नहीं होकर कैसा है? तो इसका सही उत्तर होगा एक निष्ठ एवं सीधा। यानी रीति मुक्त कवियों का जो प्रेम है वो एक निष्ठ है, जिसमें छल कपट किसी प्रकार की भावना का समावेश नहीं है। और इससे संबंधित भी एक प्रसिद्ध पंक्ति है कि अति सूदो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयापन बांक नहीं। यानी अति सूदो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयापन बांक नहीं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, रीति मुक्त काव्य किस प्रकार का काव्य है? रीति मुक्त काव्य किस प्रकार का काव्य है? तो इसका सही उत्तर होगा व्यक्ति प्रधान काव्य। अगला प्रश्न, रीति मुक्त काव्य में किस शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? यानी रीति मुक्त काव्य में किस शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर होगा फारसी शैली का प्रभाव। अगला प्रश्न, रीति मुक्त कवियों का प्रेम लौकिक प्रेम से प्रारंभ होकर किसकी ओर उन्मुख होता गया? यानी रीति मुक्त कवियों का जो प्रेम था वो लौकिक प्रेम था, और लौकिक प्रेम से प्रारंभ होकर वह किसकी ओर उन्मुख होता गया? तो इसका सही उत्तर होगा ईश्वरोन्मुख। मित्रों याद रखिएगा कि रीति मुक्त कवियों का जो प्रेम था पहले वो व्यक्तिगत प्रेम था, और धीरे धीरे वही व्यक्तिगत प्रेम फिर ईश्वरोन्मुख यानी ईश्वर की ओर उन्मुख हो गया था। जैसे घनानंद की बात करें तो घनानंद का जो प्रेम है उनकी प्रेमिका सुजान से शुरू होकर फिर अंत में जब वो वृंदावन में गए और वहाँ जाकर के निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए तो उनका द्वारा जो सुजान शब्द है वह कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता गया, और अंत में उनका जो प्रेम था वो कृष्ण की ओर आकृष्ट हो गया। बात करें आज के अगले प्रश्न की, रीति मुक्त काव्य धारा में किस प्रकार की रचनाएं मिलती है? रीति मुक्त काव्य धारा में किस प्रकार की रचनाएं मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं। अगला प्रश्न, रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं क्या कौन कौन सी हैं? यानी रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं की हम संक्षिप्त चर्चा यहाँ कर रहे हैं। और मित्रों जो रीति मुक्त काव्य धारा के जो भी कवि हैं उनका संपूर्ण विवरण और उनका पूरा परिचय तथा इनकी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के फिर से अलग अलग कवि का अलग अलग वीडियो बना देंगे, लेकिन यहाँ हम एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात करें तो आलम यानी जो रीति मुक्त कवि है आलम। मित्रों याद रखिएगा कि विक्रम संवत 1740 से 1760 तक इनका कविता काल माना जाता है। इनके जन्म से संबंधित किसी प्रकार की तिथि प्राप्त नहीं होती। और मित्रों याद रखिएगा कि जो 1740 से 1760 ये विक्रम संवत है, ये इनका कविता काल रहा। और आलम इस धारा के प्रमुख कवि हैं। इनकी रचना, इनकी एकमात्र रचना प्राप्त होती है जिसका नाम है आलम केली। बात करें आज के अगले प्रश्न की, घनानंद यानी रीति मुक्त काव्य धारा के दूसरे कवि है घनानंद, जिनका जन्म 1689 ईस्वी को हुआ तथा मृत्यु 1739 ईस्वी में हुई। और मित्रों रीति मुक्त कवियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कवि हैं, यानी रीति मुक्त कवियों में सबसे प्रसिद्ध कवि की बात की जाए तो घनानंद। और अब बात करें इनकी प्रमुख रचनाओं की तो कृपा कंद, सुजान हित, कोक सागर, प्रेम पत्रिका, विरह लीला, सुजान सागर और रस केली वल्ली, ये घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं।
अब बात करें रीति मुक्त काव्य धारा के तीसरे कवि की, तो तीसरे कवि का नाम है बोधा। और मित्रों, इनका जन्म 1747 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु के संबंध में इनकी किसी प्रकार की कोई तिथि प्राप्त नहीं होती। और अगर आपको बोधा के मृत्यु के संबंधित कोई तिथि प्राप्त होती है तो या याद है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और मित्रों, बोधा की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो बोधा के द्वारा प्रमुख जो रचनाएं लिखी गई उनकी दो रचनाएं प्रमुख है, विरह वारिश और इश्कनामा। अगला प्रश्न, ठाकुर यानी रीतिमुक्त काव्य धारा के चौथे जो कवि है उनका नाम है ठाकुर, जिनका जन्म 1766 ईस्वी व मृत्यु 1823 ईस्वी को हुई। और मित्रों, इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो ठाकुर की भी प्रमुख रचनाएं दो ही मानी जाती है, एक ठाकुर टशक और दूसरा ठाकुर शतक। बात करें अगले कवि की, और रीति मुक्त काव्य धारा के यानी अंतिम जो कवि है उनका नाम है द्विज देव। मित्रों, याद रखिएगा कि द्विज देव का जन्म 1820 ईस्वी को हुआ तथा इनकी मृत्यु 1861 ईस्वी को हुई। और द्विज देव रीति मुक्त काव्य धारा के अंतिम कवि माने जाते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका, सौरभ और श्रृंगार चालीसा। यानी द्विज देव की जो भी रचनाएं हो सारी की सारी श्रृंगार बत्तिका, श्रृंगार लतिका, सौरभ और श्रृंगार चालीसा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, रीति मुक्त काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी रही, यानी रीति मुक्त काव्य धारा की। अब अगले प्रश्न में हम रीति मुक्त काव्य धारा की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले प्रवृत्ति की बात करें तो आत्मपरक शैली में प्रेम की अभिव्यक्ति। दूसरी प्रवृत्ति की बात करें तो विरह, पीड़ा, वेदना वगैरह की तीव्र अनुभूति का ईमानदारी से इन्होंने अपने काव्य में वर्णन किया है। तीसरी प्रवृत्ति की बात करें तो प्राचीन परंपरा का त्याग, यानी जो रीति मुक्त काव्य धारा के जो कवि है उन्होंने जो प्राचीन काव्य परंपरा थी उसका त्याग किया है। अगली प्रवृत्ति की बात करें तो समवर्ती जीवन से प्रेरणा, यानी समवर्ती जीवन से प्रेरणा। अगली प्रवृत्ति है रहस्यात्मकता का पुट। अगली प्रवृत्ति का बात करें तो कल्पना की प्रमुखता। अगला भाव प्रधानता। अगली प्रवृत्ति है मार्मिकता पर ध्यान। और मित्रों, अब अगली प्रवृत्ति की बात करें तो अलंकारिकता का खंडन। और मित्रों, सबसे अंतिम प्रवृत्ति की बात करें और सबसे प्रमुख स्वच्छंदता। और स्वच्छंदता ही रीति मुक्त काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्ति है। और अब बात करें अगले प्रश्न की, रीति मुक्त कवियों के काव्य शास्त्र के नियमों पर ध्यान नहीं दिया। यह बात आप याद रखिएगा कि रीति मुक्त जो कवि है इन्होंने यानी रीति मुक्त कवियों ने काव्य शास्त्र के जो नियम थे रस छंद अलंकार से संबंधित उस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया है। ये कवि हृदय की अनुभूति के आधार पर रचना करते थे। और मित्रों, रीति मुक्त कवियों की रचनाओं में ये बातें देखने को मिलती है। और मित्रों, रीति मुक्त काव्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखिएगा। इनके प्रेम वर्णन में वियोग की प्रधानता है, यानी जितने भी रीति मुक्त कवि हैं उनके जो प्रेम वर्णन में वियोग यानी संयोग की जगह वियोग की प्रधानता मिलती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात की बात करें तो इनके प्रेम में शुद्ध शारीरिक आकर्षण के स्थान पर विरह की गरिमा है। अगली तथ्य की बात करें तो इनका प्रेम एकनिष्ठ व सीधा सरल है। बात करें आज के अगले तथ्य की, इनके काव्य में दिल के टुकड़े, छाती के घाव जैसे विरक्तिपूर्ण उपमानों का प्रयोग हुआ है। और अगली प्रवृत्ति की बात करें तो इनके काव्य में अलंकारों का प्रयोग बहुत ही कम हुआ है। और मित्रों, अगली विशेषता की बात करें तो इनके काव्य में मार्मिकता पर ध्यान दिया गया है। और अगली जो विशेषता है रीति मुक्त काव्य धारा की, इनके काव्य में कल्पना की प्रमुखता है। और मित्रों,
अब रीति मुक्त काव्य धारा से संबंधित जो अंतिम विशेषता है वह है इनके काव्य में रहस्यात्मकता का पुट है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और अगली हमारी जो क्लास होने वाली है वह है रीति मुक्त काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवि घनानंद का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को लेकर के, यानी अगली कक्षा में हम रीति मुक्त काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि घनानंद के जीवन परिचय से संबंधित अध्ययन करने वाले हैं। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।